नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग SSC GD एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको SSC GD एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले SSC GD एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 108 का संबंध 11,664 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 107 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 108 से 11,664 लाना है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 108 का स्क्वायर करते हैं तो 108 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 11,664 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका 107 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 107 का स्क्वायर करेंगे। 107 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 107 का जो स्क्वायर है वो आपका 11,449 होता है। आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 11,449 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से भेड़ का संबंध मटन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है हिरन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो भेड़ के मांस को हम लोग मटन बोलते हैं, उसी प्रकार से हिरन के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिरन के मांस को हम लोग बेनीजन बोलते हैं। बेनीजन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, तो बेनीजन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग वीडियो को रोककर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 4 है, 12 है और 36 है। अगर सबसे पहले हम लोग 4 गुना 3 करते हैं तो 4 गुना 3 आपका 12 होता है और 12 गुना 3 करने पर जो है वो आपका 36 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 8 से आपका 16 है, 8 गुना 2 करने पर 16 होता है और 16 से आपका 32 है, 16 गुना 2 करने पर आपका 32 होता है। ध्यान से देखिएगा तो इस वाले में गुना 3 है, इसमें आपका गुना 2 है, यानी कि इसमें जो है वो आपका गुना 1 का अंतर बनेगा। 13 गुना 1 आपका 13 होता है और जब आगे हम लोग 13 गुना 1 करेंगे तो आपका 13 बनेगा। 13 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा। 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि FADE को 3854 कोड में लिखा जाता है तो GAGE को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और आपके आने वाले SSC GD एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका आसान प्रश्न है। अगर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ABCD लिखिएगा तो ABC के बाद आपका D होता है, D के बाद E के बाद आपका F के बाद आपका G और G के बाद आपका H होता है। इसके हम लोग क्या करेंगे, H देखिए H जो है इसको पहला नंबर देंगे, G को दूसरा, F को तीसरा, E को चौथा, D को पांचवा, C को आपका छठा, B को आपका सातवां और A को आठवां नंबर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है वो आपका FADE दिया गया। ध्यान से देखिएगा तो D आपका पाँचवें पर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है वो आपका 5 बनेगा। उसके बाद E आपका चौथा पर है तो यहाँ पर आपका 4 बनेगा। उसके बाद देखिए A जो है वो आपका 8वें पर है तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और F देखिएगा तो आपका तीसरे पर, यानी कि यहाँ पर आपका 3 बनता है। 3854 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया, आगे आपका GAGE दिया गया। ध्यान से देखिएगा तो G जो है वो आपका दूसरे पर, तो यहाँ पर आपका G का कोड 2 बनेगा। उसके बाद A है, A 8वें पर है तो A का कोड 8 बनेगा। उसके बाद आपका G है, G दूसरे पर है तो G का कोड 2 बनेगा। उसके बाद आपका E है, E देखिएगा आपका चौथे पर है, यानी कि E का कोड आपका 4 बनेगा। 2824 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 2824 ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये प्रश्न थोड़ा आपका हार्ड प्रश्न था, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका छोटा ब्रैकेट 15 गुना 5 छोटा ब्रैकेट बंद जोड़ 2 भागा 3 दिया गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में अगर हम लोग भाग के जगह पे जो है वो गुना को और गुना के जगह पे भाग को रखते हैं, तो देखिए पहले आपका छोटा ब्रैकेट है 15 गुना 5 है, गुना के जगह पे भाग को रखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भागा 5 करेंगे, फिर हम लोग जोड़ करेंगे 2 और उसके बाद भाग है, भाग के जगह पे गुना को रखना है तो गुना करेंगे 3। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 15 भागा 5 जो है ये आपका 3 बनेगा, प्लस करेंगे हम लोग 2 गुना 3 जो है आपका 6 हो जाएगा। 3 प्लस 6 जो है वो आपका 9 बनता है। 9 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए भाग और गुना को आपस में बदलना होगा। भाग और गुना कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा भाग और गुना दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फल सेब और संतरे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फल सेब और संतरे में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो फल के अंदर जो है वो आपके सेब और संतरे दोनों हो जाएंगे। सेब और संतरे ये दोनों आपके फल होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे और फल के अंदर आपका सेब और संतरा दोनों आ जाएगा, लेकिन सेब आपका अलग फल होता है और संतरा एक आपका अलग फल है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम में आप लोग आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य कुछ कागज कलम है, कुछ कागज क्या है, कलम है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है आपका कागज के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका कलम के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका कागज के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कागज भी लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा तो ये जो आरेख है आपका कलम के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कलम भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी पेंसिलें कलम है। सभी पेंसिलें क्या है, कलम है, यानी कि कलम के अंदर जो है वो आपके पेंसिलें हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ कलम पेंसिलें है, ध्यान से देखिएगा। तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और पेंसिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। दोस्तों कलम के अंदर आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ कलम आपका पेंसिलें नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष जो है देखिए कुछ कलम जो है वो आपके पेंसिलें हो सकते हैं, कलम के अंदर आपका पेंसिल यानी कि कुछ कलम आपका पेंसिलें हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कलम कागज है, ध्यान से देखिएगा। तो कलम के लिए आरेख आपका ए वाला दिया गया है और कागज के लिए आरेख आपका ए वाला दिया गया है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम जो है वो आपके कागज भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो गणित के छात्र के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो जीव विज्ञान के छात्र के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और आगे देखिएगा तो कंप्यूटर के छात्र के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है, यानी कि केवल हम लोग को जीव विज्ञान और कंप्यूटर में संबंधित संख्या को देखना है। जीव विज्ञान के लिए ए है और कंप्यूटर के छात्र के लिए आपका ए आरेख है। ये दोनों में संबंधित देखिएगा तो 7 जो है ये आपका ये दोनों में दिया गया, यानी कि 7 आपका सही उत्तर बनता है। 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करे। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो पहले आपका 5 से 11 है, यहाँ पर प्लस 6 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 11 से 17, यहाँ पर भी आपका प्लस 6 का अंतर है। आगे देखिएगा तो 17 से आपका 25 है, प्लस 8 का अंतर है। 25 से 33 है, यहाँ पर भी प्लस 8 का अंतर है। आगे देखिए 33 से 43 है, प्लस 10 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा 2 बार प्लस 6 का अंतर है, तो 2 बार प्लस 8 का 8 का अंतर है, यानी कि आगे अब 2 बार आपका प्लस 10 का अंतर बनेगा। प्लस 10 का अंतर है तो अगला भी आपका प्लस 10 का अंतर हो जाएगा। 43 प्लस 10 जो है वो आपका 53 बनता है। 53 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो ए से आपका सी है, यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 2 कर दिया गया है। आगे देखिए सी से आपका एफ है, यहाँ पर प्लस 3 है। आगे देखिएगा तो एफ से आपका एच है, प्लस 2 है। आगे देखिएगा तो एच से आपका के है, प्लस 3 है। आगे देखिएगा तो के से आपका एम है, प्लस 2 है। आगे एम से आपका पी है, प्लस 3 है। आगे देखिए पी से आपका आर है, प्लस 2 है, यानी कि एक बार प्लस 2 करता है तो एक बार प्लस 3 करता है। यहाँ पर आपका आर है और यहाँ पर देखिए प्लस 2, यानी कि अगला प्लस 3 का अंतर बनेगा। आर प्लस 3 जो है वो आपका यू होता है। अब आपका प्लस 3 है तो आगे आपका प्लस 2 का अंतर बनेगा। यू प्लस 2 आपका डब्ल्यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका यू और डब्ल्यू दिया गया है? तो यू और डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है। आगे दिखेगा तो पश्चिम ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है? तो उत्तर आपका ऊपर वाला दिशा है, यानी कि दीपक पहले ए वाला दिशा में 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में दीपक 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में दीपक 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में दीपक फिर से 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। ध्यान से देखिएगा, तो दीपक यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला दूरी आपका 40 मीटर है, यानी कि ए वाला दूरी भी आपका जो है वो 40 मीटर बनेगा और ए वाला दूरी आपका 20 मीटर दिया गया, यानी कि जब हम लोग 40 + 20 करते हैं तो आपका 60 मीटर बनता है। 60 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं। दोस्तों बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो ए के सामने हम लोग बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे डी की माता ए है, डी की माता कौन है, तो ए है, माता है यानी कि एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि डी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री कौन है, तो सी है, पुत्री है यानी कि एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि बी से नीचे किसको रखेंगे, तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित कौन है, तो सी है, विवाहित है यानी कि एक ही पीढ़ी का, यानी कि सी के सामने हम लोग एफ को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी है, पति है यानी कि एक ही पीढ़ी का है, यानी कि ए के सामने किसको रखेंगे, तो जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे सी का डी से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी के माता ए है, डी के माता कौन है, तो ए है, और ए जो है वो बी का बहन है और बी का पुत्री सी है, यानी कि आपके माँ के बहन का पुत्री आपका कौन लगेगा, तो आपके माँ का बहन का जो पुत्री है वो आपका मौसेरी बहन लगेगा। मौसेरी बहन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार का रहेगा। उसके बाद ये जो आकृति आपका यहाँ पर इस प्रकार से है ये आपका ऊपर की ओर चला जाएगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से आपके यहाँ पर रहेंगे और ये जो आकृति आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटकर इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर देखिएगा। देखिए एक आपका बिंदु भी दिया गया बीच में, यानी कि यहाँ पर आपके एक बिंदु बीच में रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपके जो है पहले इस प्रकार के एक लाइन है तो यहाँ पर भी
आपके जो है इस प्रकार के एक लाइन बनते हैं। उसके बाद देखिए एक लाइन ऊपर की ओर है तो यहाँ पर भी जो है वो आपके एक लाइन ऊपर की ओर दिया गया है। उसके बाद एक लाइन इस प्रकार से है तो यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर, यानी कि ये आपका एक पंक्ति है और रहीम का जो स्थान है वो आपका 29वें स्थान है। ये जो है आपका रहीम है और रहीम के इधर आपका 28 विद्यार्थी होंगे और रहीम के इधर भी आपके जो है वो 28 विद्यार्थी होंगे। 28 + 28 करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा और एक आपका एक रहीम है, यानी कि 56 + 1 करेंगे तो आपका 57 बनेगा। 57 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में कुल आपके जो है वो 57 विद्यार्थी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपका आकृति नहीं संबंधित अक्षर बनेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से ROOM का संबंध QNNL के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है RENT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो R से आपका Q है, यहाँ पर देखिए आपका -1 है। आगे देखिएगा O से आपका N है -1 है, O से N है -1 है और M से आपका L है -1 है, यानी कि सभी अक्षर में -1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहले आपका R है, R -1 आपका Q होता है। आगे E है, E -1 जो है वो आपका D बनता है। आगे देखिएगा तो आपका N है, N -1 आपका M होता है। आगे देखिएगा तो आपका T है, T -1 जो है वो आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो QDMS दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो QDMS ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर जो है वो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 25, 66, 71 दिया गया है। अगर दोस्तों ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 5 आपका 7 बनेगा। 7 + 6 आपका 13, 13 + 6 आपका 19, 19 + 7 आपका 26 और 26 + 1 आपका 27 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 25, 79, 31 दिया गया है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 5 आपका 7, 7 + 7 आपका 14, 14 + 9 देखिएगा तो आपका 23, 23 + 3 26 और 26 + 1 आपका 27 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 27, 64, 71 दिया गया है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 7 आपका 9, 9 + 6 आपका 15, 15 + 4 आपका 19, 19 + 7 आपका 26 और 26 + 1 आपका 27 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो आपका 26, 53, 91 दिया गया है। इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़कर देखेंगे तो 2 + 6 आपका 8 बनेगा। 8 + 5 आपका 13, 13 + 3 आपका 16 और 16 + 9
जो है वो आपका 24 और 24 + 1 करने पर आपका 25 बनता है। ध्यान से देखिएगा 27, 27, 27 और यहाँ पर 25, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परोसना, सब्जी, पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना और काटना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका सब्जी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर सब्जी के बाद आपका काटना हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर काटने के बाद जो है वो आपका तैयार करना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर तैयार करने के बाद जो है वो आपका पैक करना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर पैक करने के बाद आपका स्टोर करना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर और स्टोर करने के बाद आपका परोसना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 6, 4, 3, 5, 1 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका 2, 6, 4, 3, 5, 1 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है ए तथा बी की लंबाइयाँ बराबर है। सी ए से छोटा है, डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है, तदनुसार उसमें सबसे लंबा कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए तथा बी की लंबाइयाँ बराबर है, यानी कि ए और बी का जो लंबाई है वो आपका बराबर है, यानी कि ए आपका यहाँ पर हो जाएगा और बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी छोटा है, सी जो है वो आपका छोटा है, सी ए से छोटा है। सी किससे छोटा है? तो ए से छोटा है, यानी कि ए से नीचे हम लोग सी को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी ई से छोटा है, डी जो है वो आपका ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है। बी से लंबा कौन है? तो आपका डी, किंतु सी से छोटा है, यानी कि डी आपका यहाँ पर हो जाएगा और ई आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा आपका ऊपर वाला ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे, तो आप लोग ज़रूर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।